मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहआचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर प्लांट इकोलॉजी एवं फाइटोजियोग्राफी, पादप पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली है। थर्ड यूनिट में हमने पॉल्यूशन के जो टॉपिक्स थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे रिसोर्सेज पे, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। तो विद्यार्थियों, आज का लेक्चर नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन पर है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? आजकल विभिन्न मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि में इन पर बहुत बात होती है। वे सभी रिसोर्सेज, संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मानव के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं, वे सभी रिसोर्सेज जिनमें जल, मृदा, वायु, खनिज पदार्थ, ऊर्जा इत्यादि इत्यादि सम्मिलित हैं, इन्हें हम प्राकृतिक रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मानव की खुशहाली के लिए उपयोग किए जाते हैं, ह्यूमन वेलबींग के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों की जो सूची है वो बढ़ती चली जा रही है। आरंभ में जब यह विषय आया था तब हम कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में ही बात करते थे, जैसे जल हो गया, मृदा हो गई, वायु हो गई इत्यादि। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं, जैसे जैसे हमारे विज्ञान के जो नॉलेज के बारे में जो हमारी वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे हमें नए नए रिसोर्सेज ऐसे पता लग रहे हैं जो हमारे वेल बीइंग के लिए, मानव के खुशहाली के लिए काम में लिए जाते थे। तो धीरे धीरे प्राकृतिक रिसोर्सेज जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ जैसे जैसे मानव विकास कर रहा है, वैसे वैसे इन नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, यूज़ ज़्यादा होता चला जा रहा है और उसके कारण इनका दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमारा ज्ञान होना आवश्यक है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये नेचुरल रिसोर्सेज किस प्रकार से, कैसे यूज़ किए जाने चाहिए, ताकि इसे हम अधिकाधिक समय तक, लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकें। प्राकृतिक रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को या नेचुरल रिसोर्सेज को मुख्यतया दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज और एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। नाम से ही जैसे पता है, रीन्यूएबल जिनको पुनः रिन्यू किया जा सके, जिनका पुनः नवीनीकरण किया जा सके, ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए। जिनका नवीनीकरण न किया जा सके उन्हें अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो हम पहले बात करेंगे नवीनीकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में। ऐसे सोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हो, जिन्हें हम बारी बारी नया बना सकते हो और उपयोग में ले सकते हो, ऐसे रिसोर्सेज हम रिन्यूएबल सोर्सेज में रखते हैं। जैसे कृषि, हर साल हम पौधा लगाते हैं, उसके बीज हमने उपयोग में कर लिए, पौधा काट दिया, अगले साल फिर हमने लगा लिया, तो ये रिन्यू हो सकता है। वन या घास के स्थल या जीव जंतु, पोल्ट्री फार्म, फिशरी फार्म इत्यादि इत्यादि, ऐसे संसाधन जिन्हें हम दोबारा दोबारा पुनः स्थापन किया जा सकता हो, जिन्हें पुनरुत्पन्न किया जा सकता हो, रीजनरेट किया जा सकता हो, ऐसे संसाधन को हम रीन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। और ज़्यादातर इस प्रकार के संसाधन में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं, जैविक संसाधन हैं, वे आते हैं, क्योंकि इनमें जनन क्षमता होती है और इस प्रजनन क्षमता के कारण, जनन क्षमता के कारण ये रिसोर्सेज प्रति वर्ष संसाधनों की उपस्थिति में योजनाबद्ध तरीके से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए कोई वन अगर जल जाता है तो वहाँ केवल सिर्फ वृक्ष ही प्रभावित होते हैं, बल्कि वहाँ की मृदा व वन्य जीव भी नष्ट हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार जो जैविक संसाधन है वो रीन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं। इन्हें हम दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, अपरिवर्त्य इम्यूटेबल और दूसरे हैं दुरुपयोज्य या मिसयूजेबल। ऐसे संसाधन जिन पर मनुष्य की गतिविधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको हम इम्यूटेबल कहते हैं। अपरिवर्त्य हिंदी शब्द यह अपरिवर्तन से आया, अपरिवर्त्य, जैसे आणविक शक्ति, वायु शक्ति, जल, वर्षा, ज्वार भाटा इत्यादि की जल शक्ति। तो ये जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज में मानवीय प्रक्रियाओं का या मानवीय दखल का कोई ज़्यादा असर नहीं होता। दूसरे आते हैं हमारे पास में मिसयूजेबल या दुरुपयोज्य, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है, जिनको हम मिसयूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी सोर्स, इसमें एग्जांपल लिया गया है सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, हालांकि उसके स्रोत में हम किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते, लेकिन अगर हम हमारे वायुमंडल में पोल्यूशन कर देंगे या हमारे वायुमंडल में ओजोन की लेयर को नष्ट कर देंगे तो वह जो सोलर एनर्जी है वो रिसोर्स जो है हमारा वो प्रभावित होगा। तो इस तरह से इस प्रकार के रिसोर्सेज को हमने नाम दिया मिसयूजेबल, जिन्हें हम मिसयूज कर सकते हैं। अब दूसरे आते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, जिनका पुनर्स्थापना बहुत स्लो होती है या नहीं होती। स्लो होने का अर्थ ऐसा नहीं है 1 या 2 साल या 3 साल, जहाँ किसी सोर्स के निर्माण में या उसको रिन्यू करने में हजारों सालों का समय लगे, ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जीवाश्म का ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इन ईंधन को बनने में हजारों सालों का समय लगता है। धातुएं हैं, पृथ्वी में जो एकत्र हुई हुई धातु है, ये खनिज पदार्थ हैं। इस प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को पृथ्वी में जमा होने में या उनको बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है, और यदि हम उसका उपयोग ज़्यादा करेंगे या अनप्लैन्ड करेंगे तो वे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म होने के कारण अगली जनरेशन्स, अगली पीढ़ियों को वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ओवन नामक वैज्ञानिक ने इन्हें फिर 2 प्रकार से विभाजित किया, 2 श्रेणियों में। पहला आता है हमारे पास में मेंटेनेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनकी पुनर्स्थापना संभव हो, पुनर्निर्माण संभव हो, जैसे वन, वन्य जीव, कृषि इत्यादि। और दूसरे हैं नॉन मेंटेनेबल, जिनको मेंटेन नहीं किया जा सकता, जिन्हें पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता या जिन्हें पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास में आता है पेट्रोल, कोयला या अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ। तो इस प्रकार से हमने जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें 2 प्रकारों में विभेदित कर दिया। एक चार्ट की सहायता से इसको हम समझ सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार से, नेचुरल रिसोर्सेज 2 प्रकार के आ गए, एक एग्जॉस्टेबल या समाप्य साधन, दूसरे इनएग्जॉस्टेबल या असमाप्य साधन। जो समाप्य साधन है, जो खत्म हो सकते हैं, उन्हें फिर हम 2 प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं, मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल। और जो असमाप्य इनएग्जॉस्टेबल है उन्हें फिर 2 प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं, इम्यूटेबल और मिसयूजेबल। तो इस प्रकार से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हमने क्लासिफिकेशन किया उदाहरण के साथ में। अब आता है हमारे पास में विषय कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका संरक्षण कैसे किया जा सके। हम जानते हैं पृथ्वी पर पिछले कुछ दशकों में लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है। लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण जो ह्यूमन बीइंग है, मानव प्रजाति है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर आ रहा है। और प्राकृतिक संसाधन जितने ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे उतना ज़्यादा प्रकृति को नुकसान होगा। तो इसे मेंटेन करना चाहिए।
पृथ्वी पर जैसे मानव की अपनी आवश्यकता के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई हो रही है, जनसंख्या दबाव है, लोगों को मकान बनाने के लिए वनों का के स्थान पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है। बिल्डिंग्स का जब निर्माण होता है, सड़कों का निर्माण होता है, बांधों का निर्माण होता है, तो मेटल्स जो धातु है उनका अंधाधुंध दोहन होकर के वहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो इस प्रक्रिया को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रभावित कर रही है। इसलिए आज मानव प्रजाति पर बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, महामारी, भूचाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ प्रदूषण, भूस्खलन, मृदा जैसी अपरदन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सॉइल इरोजन हो गया, लैंडस्लाइड, पोल्यूशन, अभी जैसे वुहान में हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं, तो यह भी एक प्राकृतिक जो संसाधन थे उनका दुरुपयोग का कारण है। उनके दुरुपयोग से ये वायरस जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर आया, मानव प्रजाति में आया और बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में फैल गया और उसके प्रभाव को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इस प्रकार से दुष्परिणाम जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो इसको रोकने के लिए या प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी जो क्वालिटी है उसको बनाए रखने के लिए एक विश्व संरक्षण युक्ति, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी का निर्माण किया गया। विश्व संरक्षण युक्ति, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विश्व संरक्षण युक्ति की अनुशंसाएं बताएं। इसकी अनुशंसाएं हैं, नंबर 1 उसकी प्रस्तावना ये है, किसी भी देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण व प्रतिबद्धताओं को संविधान में सम्मिलित करना चाहिए। हर एक देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको संरक्षित करने के लिए जो उसने काम करने हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करे, लिखे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से क्या होगा, वह एक नियम बन जाएगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, उसको फॉलो करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। दूसरा आता है संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष विधानों का प्रावधान होना चाहिए। स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, नियम पास करने चाहिए संविधान के द्वारा जो उनको संरक्षित कर सके। नंबर 3, नीतियों को लागू करने में देशवासियों की भागीदारी को कानून सम्मत बनाना चाहिए। किस प्रकार से हर एक व्यक्ति देश का उसको संरक्षित करने में अपना योगदान दे सके, इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए। संरक्षण से नंबर 4, संरक्षण से संबंधित कानूनों को लागू करने में प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे खेजड़ी हमारा स्टेट ट्री है और खेजड़ी को काटने पर एक बहुत बड़ा दंड कानून में वो दिया गया है। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि जो राज्य सरकार है वो खेजड़ी को संरक्षित करना चाहती थी। अंधाधुंध कटाई के कारण इस प्रजाति के पादप विलुप्त होने लगे थे। उनको विलुप्त होने से रोकने के लिए उनके सपोर्ट में एक कानून बनाया गया जिसके कारण उसका काटना एक दंडनीय अपराध बनाया गया। तो इसके अनुसार संरक्षण से संबंधित कानूनों को लागू करने में प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 5वां है, नियमों को बनाने व लागू करने में प्रभावी जन शिक्षण को महत्व दिया जाना चाहिए। हम आपको कॉलेज में पढ़ाएंगे कि भाई ये पौधा जो है ये स्टेट ट्री है, इसे काटना नहीं चाहिए, इसको काटने से इस प्रकार के नुकसान है। तो एक जन शिक्षा, एक अवेयरनेस फैलेगी पूरे समाज में कि भाई हम ये जो काम कर रहे हैं ये गलत। अभी इसका एग्जाम्पल उदाहरण हमारे पास में है, कोविड में बचने के लिए मास्क जरूरी है। यह एक जन आंदोलन के रूप में राज्य सरकार के द्वारा और देश की सरकार के द्वारा चलाया गया और जिसके कारण हम अब कोविड पर विजय की ओर चल पड़े हैं। प्रत्येक नियम की प्रभाविता के आकलन हेतु समय समय पर इसका विश्लेषण करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन कर इसे और प्रभावी बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ विश्व संरक्षण युक्ति, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के अनुशंसाएं हैं, जो सिफारिशें हैं वो हमें लागू करनी चाहिए और लागू करने के साथ साथ इस जो प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार है, इस उपहार को अगली पीढ़ियों तक संरक्षित करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। इस हेतु कुछ अलग अलग समितियां बनाई गई हैं
जैसे प्रकृति संरक्षण की रॉयल समिति, रॉयल सोसाइटी ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। मानव व जैवमंडल कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB, यूनेस्को के द्वारा बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, IBP, विश्व संरक्षण नीति, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, WCS, प्राकृतिक संरक्षणीय परिषद, नेशनल कंजर्वेसी काउंसिल, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। इस प्रकार से कुछ विश्व स्तर पर संगठन बनाए गए जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और इन युक्तियों को जो हमने अभी पढ़ी WCS की, विश्व संरक्षण युक्ति या वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की, इन युक्तियों को लागू करने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ साथ देश के स्तर पर भी हमें अलग अलग स्थानों को निश्चित किया गया जो कि नेचर और नेचर को कंजर्वेशन का कार्य करते हैं, जिसमें भारत में 9 बायोस्फीयर रिजर्व एरिया हैं, 6 वेटलैंड्स हैं, 15 मैंग्रोव स्थल हैं, ये संरक्षण के लिए हैं। और 1988 में वन नीति को संशोधित कर मुख्य रूप से वनों की सुरक्षा, संरक्षण व वनों के विकास पर बल दिया गया। भारत सरकार ने कृषि योग्य अयोग्य यानी ऊसर भूमि, वेस्ट लैंड के सुधार हेतु 1985 में राष्ट्रीय ऊसर भूमि विकास बोर्ड का निर्माण किया, जो कि इस पर कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग संगठनों का निर्माण कर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हें संरक्षित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी UNO के द्वारा विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए गए, विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए, जिसके बारे में हमने इसमें पढ़ा है, जिसमें सर्वाइवल सर्विस कमीशन SSC है, रेड डाटा बुक है जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, IUCN है जिसके बारे में हम पीछे बढ़ के आए, प्राकृतिक व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड इत्यादि इत्यादि संगठन जो हैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और इनके द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का, संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से कुछ अन्य संगठन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें इनके WWF, IUCN, इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियाँ भी हमने बनी, विश्व कुल परंपरा परिपाटी, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इसके अंतर्गत प्रत्येक देश से अपेक्षा की जाती है कि उन सभी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सुरक्षा प्रदान की जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यवान है एवं मानवता के लिए धरोहर है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन या वेटलैंड कन्वेंशन, आर्द्र भूमि परिपाटी, प्रत्येक देश से कम एक आर्द्र भूमि के संरक्षण का उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा की जाती है। प्रवासी जाति परिपाटी, माइग्रेटरी स्पीसीज कन्वेंशन। इसी प्रकार से CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फौना। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्रबंध अधिकारियों तथा वैज्ञानिक अधिकारियों के बीच एक ऐसा समन्वय तैयार किया जाता है जिससे संकटग्रस्त पादप व जंतुओं के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर इनके आयात निर्यात की नीति बनाई जाए और इनको संरक्षित किया जा सके। तो इस प्रकार से हम नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।